नमस्कार दोस्तों। अ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि स्पीडी साइंस का एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ और आप लोग को थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा। पेशेंस इस मामले में कि एक-एक क्वेश्चन के ऊपर जितना भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है, उतना हम देने का प्रयास करेंगे और आपको याद करने में इसको किस तरह से सहूलियत हो, कि आप जल्दी से इसको याद कर सकें, किसी चीज़ को कनेक्ट कर सकें। ये मेरा एक चीज़ कहना है कि एग्ज़ामिनेशन में कभी भी आपको टू द पॉइंट फैक्ट याद करने की ज़रूरत होती है बहुत बार, और आप चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन फिर उसको समय पे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। उस पर मेहनत तो किया हुआ होता है लेकिन एग्जामिनेशन में हम उस पर कंफ्यूज करते हैं कि ऑप्शन वाइज कौन सा होगा नहीं होगा। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि हम उसको कनेक्ट करके किसी चीज़ से नहीं पढ़ते हैं। इसके होने का कारण यह है कि हम कनेक्ट करके किसी चीज़ को नहीं पढ़ते। अगर उसको कनेक्ट कर दिया जाए किसी चीज़ से तो ये इसका बहुत कम चांस है कि हम कंफ्यूज करेंगे किसी चीज़ में। और एक और चीज़ है कि जब एग्जामिनेशन में ऑप्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा डूब करके जानने का तो ज़रूरत है ही, आप जितना जानिएगा उतना अच्छा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम उसको अंत समय तक याद कैसे रखें। किसी भी चीज़ का सार यही है, किसी भी चीज़ को पढ़ने का सार यही है कि आप उसे अंत समय तक कैसे याद रखेंगे। अंत समय तक याद रखने का मतलब यह है कि अभी तो पढ़े तो याद है, लेकिन आज के 6 महीने बाद अगर कोई एग्ज़ाम देना है, 3 महीने बाद कोई एग्ज़ाम देना है, 2 माह बाद कोई एग्ज़ाम देना है, तो हमें बार बार उसी चीज़ को तो हम रोज़ रोज़ पढ़ नहीं सकते हैं। और भी सब्जेक्ट है, तो उसको किसी चीज़ से अटैच कर दिया जाए ताकि हमें याद होने में बहुत सहूलियत रहे। और कोई भी चीज़ को मान लेते हैं कि होता है कि हम बहुत डीप में जा करके नहीं पढ़ाई किए हैं, हम हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो भी कोई बात नहीं है, उसमें डूब के जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को विशेष कर बैठ करके उस पर आधा घंटा समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके टर्म से रिलेट करके आप उसको सीख सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं कि कैसे आप किसी चीज़ को ना जानते हुए भी उसमें कि कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में, फिर भी हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ अटैच करके पढ़ते रहना है। तो थोड़ा पेशेंस देना होगा आप लोग को, पेशेंस रखना होगा ताकि इस चीज़ में बेहतर हो सके। तो आज से स्पीडी साइंस को शुरू करने जा रहा हूँ और ये फर्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी एक्स्ट्रा जानकारी लगे इसमें, उसे नोट करने का प्रयास करें, दिमाग में रिकॉल करने का प्रयास करें। बुक है तो बुक में ही लिख लें या एक अलग से कॉपी में लिख लें, थोड़ा बहुत कुछ कुछ नोट कर लें। और फिर आप जब कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो इस वीडियो को बार बार देखें। अपने अपने क्षमता के मुताबिक स्पीड कर कर देखें। हो सकता है कि हमारी आवाज़ धीमी हो, स्लो हो, तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से इसे स्पीड 1x 2x 1.5x जितना पे चला करके देख सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आप उस स्पीड पे देख सकते हैं। तो ये स्पीडी में सबसे फर्स्ट पेज आरआरबी भोपाल 1992 क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं। जैसे एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। हम एनेलिडा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जंतु का वर्गीकरण फाइलम का जो है कि वर्गीकरण वर्गीकरण किया गया है, तो किस तरह से किया गया है हमको कुछ नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन इसको हम ये बता सकते हैं कि एनालिडा, जैसे एनालिडा ग्रुप में कौन कौन जंतु आते हैं, आप इसका बिना डिटेल जाने हुए बता सकते हैं कि एनालिडा में नाम में लगा हुआ है लीड। लीड 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 कहने का मतलब कि हर किसी के पास रिफिल होगा, पेन होगा, तो लीड कैसा होता है, इस तरह से होता है लंबा, इस तरह से लंबा। तो एनालिडा में उस तरह के जीव आएंगे जो लंबा होंगे, दिखने में जो जिसका स्ट्रक्चर लॉन्ग होगा, इस तरह से। तो जोंक, केचुआ, ये सब लंबा होता है, इस तरह से लंबा होता है। और एक चीज़ और है कि एनालिडा में लीड का मतलब, कहने का मतलब कि सांप भी लीड की तरह दिखता है, लेकिन सांप एनालिडा ग्रुप का नहीं है, वो रेप्टाइल्स है। एक चीज़ है कि एनालिडा ग्रुप में ये बात आपको याद रखने का ज़रूरत है कि चाहे जोंक हो चाहे केंचुआ हो, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इसकी वर्टिब्रेट नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है इसकी, याद रखना है इसको। जब आप पैर से कुचल दीजिएगा तो सिर्फ इसका मस इसमें लंबा सा सिर्फ मांस का लोथड़ा रहता है। तो सांप सरीसृप में आता है, रेप्टाइल्स में आता है, इसलिए आप उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एनालिडा में लीड है, तो लीड में जोंक और केचुआ, ये लीड के जैसा लंबा दिखता है, लंबा दिखता है, कंफ्यूज नहीं करना है। लीड की तरह ये लंबा दिखता है। तो एनालिडा में जो भी लीड की तरह लंबा दिखेगा आपको उसका याद रखना है। ऑर्थोपोडा,
देखिए ऑर्थोपोडा के नाम में पेड़ा है, इसको पढ़िएगा तो ऑर्थोपेडा, नाम में क्या है, पेड़ा है, पेड़ा। पेड़ा अब जब आप रख दीजिएगा तो पेड़ा के ऊपर मक्खी बैठेगा, मच्छर बैठेगा, खटमल बैठेगा, तिलचट्टा बैठेगा। तो जो इसको खा सकता है, मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा, खटमल, पेड़ा, कोई भी मिठाई रखा हुआ रहता है तो उसमें मक्खी तो बैठता ही बैठता है। उसी तरह से नाम में ही है, पेड़ा है, पेड़ा को रख दीजिए, उस पर कौन कौन बैठेगा, जो जो बैठता है वो ऑर्थोपेडा ग्रुप का है। तो तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, खटमल, नाम में पेड़ा। जिसे लीडा बताएं तो लीड के जैसा आकृति रहेगा, लंबा, तो वो लीडा हो गया। ऑर्थोपेडा हो गया, पेड़ा में तिलचट्टा, मच्छी, खटमल, ये सब बैठेगा, तो वो ऑर्थोपेडा नाम से। लीडा से पकड़ लिए लीड, पेड़ा से पकड़ लिए कि लीड में, लीड की तरह ये तिलचट्टा पेड़ा में, पेड़ा पर बैठेगा। और ये आपका इसके बाद मोलस्का ग्रुप। तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्य कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो मोलस्का, देखिए नाम में मोलस्का है, इसके पढ़ने से लग रहा है कि मोलस्का मतलब मसल्स का जिक्र आ रहा है, मसल्स का। जैसे मसल्स का जिक्र आ रहा है, इसका मतलब कि एक तो मोलस्का में नाम में मसल्स है, तो कोई ऐसा जीव जिसमें सिर्फ मसल्स होगा। तो ये जो घींगा, सिप्पी, ये सब है, ये सब मसल्स, इसके ऊपर एक कवरिंग होता है। जो समुद्र में रहते हैं जनरली, बालू उलू जब कहीं किसी का घर बनता है तो आप देखिएगा बालू में ये घींगा, सिप्पी, ये सब निकलता है, केकड़ा, उसके ऊपर एक कवरिंग रहता है। लेकिन वो कवरिंग ही उसका आउटर सरफेस को, उसका बॉडी का आवरण रहता है। जैसे हम लोग पे त्वचा है, तो उसका त्वचा वही है, कवरिंग जो ऊपर वाला है। अगर उसका फोड़ दिया जाएगा तो वो ऑटोमेटिक मर जाएगा। ऊपर का कवरिंग फोड़ दिया, हम लोग जब बचपन में थे तो जब कहीं बालू उलू गिरता था तो इस तरह का मिलता था, तो उसको पैर से कुचल देते थे। तो मोलस्का में सिर्फ मसल्स होता है, घींगा, सिप्पी, ये सब को फोड़ दीजिएगा कभी, आज भी बच्चा लोग को देखते हैं कि कुछ लेकर के उसको मार देगा, तो पूरा उसका सिर्फ मसल्स निकलता है। तो नाम है मोलस्का में मसल्स, इसमें घींगा, सिप्पी आएगा। एक बार फिर से बोलते हैं, लीडा में लीड की तरह, जो केचुआ, ये सब लीड की तरह दिखता है। पेड़ा, पेड़ा में कौन बैठेगा, जो उसको खा सकता है, मक्खी, मच्छर, खटमल, कीट पतंगा। कीट पतंगा जनरली पेड़ा, ऑर्थोपेडा मतलब कि पेड़ा के ऊपर कीट पतंगा बैठता है। कोई भी मिठाई हो, पेड़ा हो, उस पर कीट पतंगा बैठता है। तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी मोलस्का ग्रुप के अंदर में, तो जिसमें सिर्फ मसल्स हो, उसको कुचल दीजिए तो मसल्स के सिवाय कुछ नहीं निकले, गोल गोल रहता है सब। इकाइनोडर्मेटा आता है। इकाइनोडर्मेटा का मतलब देखिए, इकाई शब्द जैसे ही आएगा, इकाई शब्द जैसे ही आएगा आप मछली पकड़ लीजिएगा, इसमें जितना भी है सब मछली का प्रकार आता है। नाम में मछली लगा हुआ रहेगा, फिश रहेगा। इकाइनोडर्मेटा संघ में जितना भी आएगा नाम में मछली लगा हुआ रहेगा। और जनरली ये समुद्री जीव होते हैं, समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं। इकाइनोडर्मेटा में जितना भी फिश नाम में लगा हुआ है, फिश को इकाई से रिलेट कर लीजिएगा। इकाई का मतलब फिश, इकाइनोडर्मेटा, इकाई का मतलब फिश। इकाई जैसे ही देखिएगा दिमाग में फिश आना चाहिए, इकाई मतलब फिश, इकाइनोडर्मेटा फिश। ठीक है। एनालिडा, लीड की तरह जिसका आकृति होगा, केचुआ, जोंक। ऑर्थोपेडा, पेड़ा के ऊपर मक्खी, मच्छर, खटमल बैठेगा। फिर मोलस्का, मसल सिर्फ गोल गोल सब होगा, कुचल दीजिएगा मसल्स निकलेगा उसमें से सिर्फ। घेंगा, सिप्पी। इकाइनोडर्मेटा, इकाई आ गया मतलब मछली, ठीक है, तारा मछली, ब्रिटल स्टार्प। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन मछली नहीं है। नाम में फिश लगा हुआ रहता है लेकिन फिश नहीं है, ठीक है, नाम में फिश लगा हुआ है लेकिन फिश नहीं है। और बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में स्टार फिश है। स्टार फिश मछली नहीं होता, यही तारा मछली, स्टार फिश, ये मछली नहीं है। मछली जनरली क्या होता है, मछली का लिस्ट में मछली किसको बोलते हैं, फिश किसको बोलते हैं, फिश बोलते हैं जिसमें वर्टेब्रेट होता है। वर्टेब्रेट मतलब केसुरकी होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है उसकी, पतला ही होता है लेकिन रीढ़ का हड्डी होता है। और ये स्टार फिश हो गया, जेली फिश हो गया। स्टार फिश, जेली फिश, एक सिल्वर फिश आता है, सितारा मछली, वो तो सितारा मछली तो कीट है। स्टार फिश मछली नहीं है क्योंकि इसमें वर्टेब्रेट नहीं पाया जाता, रीढ़ की हड्डी उसकी नहीं होती है। और जेली फिश में भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो ध्यान में रखिएगा कि कौन ऐसा है जो नाम तो मछली है लेकिन मछली नहीं है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो स्टार फिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, तारा मछली, सितारा मछली, जेली फिश, ये सब मछली नहीं है, मछली का प्रकार नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इकाई, इकाई मतलब मछली याद रखिएगा, जो भी रिलेटेड है मछली जिसमें नाम में आ जाएगा वो सब। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है, जहाँ भोजन डालिएगा वहीं से शुरू होगा। जहाँ हाथ से भोजन उठा कर डालिएगा मुंह में तो मुंह से शुरू होगा, जहाँ भोजन डालें वहीं से शुरू होगा। ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है कि छोटी आंत से कि बड़ी आंत से, कि गला से, कि चेस्ट से,
जहाँ भोजन डाले वहीं से शुरू होगा। मुंह में लार लार होता है और मुंह से शुरू होता है। मुंह में लार होता है और मुख से शुरू होता है। सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? ये सिरा और धमनी में, इसको याद रखिएगा। सिरा से अशुद्ध रक्त, धमनी से शुद्ध रक्त। अब इसको याद करने का ट्रिक यह है कि धमनी में धम धम, धम धम याद रखिएगा। धमनी जो है कि धम धम, धम धम मतलब कि धम धम मांगता है। धम धम कौन मांगता है? जो शुद्ध होगा, जो साफ सुथरा होगा, जो शुद्ध होगा, वही तो धम धम मांगेगा, और वही धमनी है। तो इसको, इसका तरीका यही है कि आप उसको धम धम से याद रखिए कि जो धम धम करेगा, जो धम धम करेगा उससे शुद्ध रक्त बहेगा। और सिरा, सिरा बोलते हैं चीनी का जो रस होता है ना, उसको हम लोग सिरा बोलते हैं। वो अशुद्ध होता है। चीनी तो ऐसे भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, चीनी ऐसे ही अशुद्ध चीज़ है। केमिकली प्रोसेस चीनी तो पूरा शुद्ध है। तो धम धम जो करेगा वो शुद्ध है। धमनी से धम धम, आर्टरीज को बोलते हैं इंग्लिश में, आर्टरीज, आर्टरीज बोलते हैं इसको। ये हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो धम धम करेगा शुद्ध रहेगा, ध्यान में रखिएगा। और जो बच गया वो अशुद्ध। सिरा जो है कि वेन, वेन से अशुद्ध रक्त बहता है, और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। धम धम करेगा शुद्ध रहेगा, ध्यान में रखिएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए, जल में घुलनशील बी और सी है। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि जल में कौन नहीं घुलता है। जल में कौन नहीं घुलता है? तो उसका ट्रिक है, जल में नहीं घुलता है, उसका ट्रिक है KED, केड़ा। इसको हिंदी में केड़ा बोलते हैं, केड़ा। केड़ा मतलब KED मतलब केड़ा, मतलब कीड़ा को जब जब कोई कीड़ा होगा, जब कोई कीड़ा होगा, इसको जब पानी में डालिएगा तो ये नहीं घुलेगा। इसका मतलब कीड़ा नहीं घुलता है। कीड़ा मतलब KEDA नहीं घुलता है। KEDA, विटामिन KEDA नहीं घुलता है। कीड़ा को पानी में डाले, नहीं घुला, मतलब ट्रिक है। KEDA नहीं घुला, मतलब जो बच गया B एंड C वो घुलता है। विटामिन C तो ऐसे भी, विटामिन C आपका नींबू है। तो कीड़ा नहीं घुलता है, बाकी सब घुलता है। तो जल में घुलनशील B एंड C। सी तो भूलेगा ही, नींबू का रस होता है सी, वैसे ही दिमाग में रखिए, सी भूलेगा। बी को, कीड़ा जो है कि KEDA याद रखना है। कीड़ा पानी में नहीं घुलता है। कीड़ा को पानी में डालेंगे नहीं घुलेगा, मतलब विटामिन K, विटामिन E, D, A नहीं घुलता है। सोडियम का कार्य क्या है? पहले तो सोडियम को जानिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, Na कहते हैं सोडियम को। सोडियम के बारे में विशेष रूप से पढ़ने का जरूरत है, सिर्फ सोडियम के बारे में। यहाँ पे हम कुछ कुछ बता दे रहे हैं, आप नोट करिएगा तो कर लीजिएगा या दिमाग में रखिएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। सोडियम एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। सोडियम को मुक्त हवा में अगर फ्री ऑक्सीजन से कांटेक्ट कर दिया जाए तो जल जाएगा। हाईली फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है। इसको पानी में डाल दिया जाएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, खौल जाएगा पानी। अगर इसको पानी में डाल दिया जाएगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। इसके बाद सोडियम जो स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट जो सड़कों पर जो पीला पीला जो वेपर लाइट जिसको कहते हैं, वेपर लाइट में सोडियम मेटल को डाला जाता है। जो येलो दिखता है वो सोडियम के कारण दिखता है। क्योंकि सोडियम को क्यों डाला जाता है कि सोडियम हीट को ऑब्जर्व करता है। तो स्ट्रीट लाइट में सोडियम का यूज होता है, जो वेपर लाइट होता है उसमें सोडियम का यूज होता है। सोडियम को हाईली रिएक्टिव होने के कारण केरोसिनॉल में डुबो करके रखा जाता है। सोडियम के साथ साथ जान लीजिए कि पोटासियम भी हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसको भी केरोसिनॉल में, सोडियम, पोटासियम, लिथियम, ये तीनों को रखा जाता है केरोसिनॉल में। क्योंकि ये हवा के साथ कांटेक्ट में रहेगा तो रिएक्ट करेगा और आग लग सकता है, इसलिए इसको केरोसिनॉल में सोडियम, पोटासियम और लिथियम तीनों को केरोसिनॉल में रखा जाता है। याद रखिएगा, क्लास 10th NCERT बुक में सब लिखा हुआ है। देखिए, सोडियम का मेन काम क्या होता है? सोडियम का हमारे बॉडी में बहुत बड़ा रोल है। करीब करीब 90% जो 90% बोल रहे हैं, 90% मेडिसिन जो BP से रिलेटेड है वो सोडियम का उसमें कंपोजिशन है। BP से रिलेटेड सोडियम का कंपोजिशन। देखिए, सोडियम बॉडी में क्या करता है, इसको दो चीज़ को ध्यान में रखना है। एक सोडियम, एक पोटासियम, एक दिमाग के लिए जरूरी है, एक दिल के लिए जरूरी है। तो सोडियम BP को कंट्रोल करता है। देखिए, सोडियम में जब क्लोरीन मिलाया जाता है सोडियम क्लोराइड बनता है, ना साधारण नमक बनता है। तो NaCl तो BP को कंट्रोल करता है। सोडियम का लेवल सही रहने से BP हमारे बॉडी में सही रहता है। सोडियम का लेवल
रहने से बीपी हमारे बॉडी में सही रहता है। अब कहने का मतलब है कि सोडियम का लेवल कितना है हमारे बॉडी में, तो सोडियम का लेवल हमारे बॉडी में आपको 3.5 से, ये सोडियम जो है ये 3.5 से लेके 5.2 है, ये नॉर्मल लेवल है बॉडी में सोडियम का। इससे कम अगर होता है सोडियम का लेवल और इससे अगर ज़्यादा होता है तो दोनों केस में दिक्कत है। अगर इससे ज़्यादा होता है, 6 हो जाता है अगर किसी का सोडियम लेवल, तो वो आदमी पैरालाइज हो सकता है, और पैरालाइज नहीं, सॉरी, ये ब्रेन में सूजन आ जाएगा, इसकी वजह से ब्रेन में सूजन आने लगेगा और आदमी कोमा में चल जाएगा। ये 3.5 से 5.2 इसका नॉर्मल लेवल होना चाहिए सोडियम का। पहला कि ये बीपी को कंट्रोल करता है, दूसरा कि बॉडी में वाटर का संतुलन बनाए रखता है, वाटर को मेंटेन किए हुए रहता है। और सोडियम का लेवल कम हो जाने से एक आदमी में बीमारी होता है, उसको कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। क्या? हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है कि आदमी में सोडियम का कमी है, सोडियम का लेवल कम है हाइपोनेट्रीमिया, ब्रेन में सूजन हो सकता है और कोमा में जा सकता है आदमी। तो हाइपोनेट्रीमिया क्या है? सोडियम का लेवल जब बॉडी में कम जाता है तो उसको कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। हाइपो का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का कम हो जाना। हाइपो, HYPO, हाइपो का मतलब किसी चीज़ का कम हो जाना। नेट्रीमिया का मतलब, नेट्रम जो है कि सोडियम का लैटिन नेम है, नेट्रम, सोडियम का लैटिन नेम नेट्रम है। तो हाइपोनेट्रीमिया है कि एक बॉडी में सोडियम का कम हो जाना, हाइपोनेट्रीमिया कहलाता है। तो सोडियम का काम क्या है? सबसे पहले बीपी को कंट्रोल करता है, वाटर संतुलन को बनाए रखता है। इसलिए देखिए, जब किसी आदमी का बीपी लो होता है तो उसको गर्म पानी में ORS को घोल करके दिया जाता है, बॉडी में पानी का लेवल को मेंटेन रखने के लिए। तो जल का संतुलन बनाए रखता है और रक्तदाब, बीपी को कंट्रोल रखता है। तो ये सोडियम का काम है बीपी और वाटर मेंटेन करना बॉडी में। ठीक उसके नीचे पोटासियम का काम है कि ये हार्ट के लिए काम करता है, पोटासियम हार्ट के लिए काम करता है। जहाँ सोडियम बीपी के लिए काम करता है और वाटर मेंटेन करता है बॉडी में, ये नमक ज़्यादा खाने से बॉडी में वाटर होल्ड करता है। नमक जो है कि पानी को होल्ड करता है शरीर में। जो किसी आदमी, कोई अगर आदमी ऊपर से नमक लेकर के खाता है खाने में, तो उसको जनरली आप देखिएगा कि मोटा ताजा रहेगा, पेट उट उसका निकला हुआ रहेगा, मोटा ताजा रहेगा, कुलफुल रहेगा। लेकिन अगर नमक कोई कंट्रोल में खाता है तो वो कभी मोटा हो ही नहीं सकता है। अगर 90% ये केस है कि अगर कोई आदमी मोटा है तो वो अपने खाने में किसी न किसी प्रकार से नमक का प्रयोग ज़्यादा कर रहा है, और ज़्यादा नमक का प्रयोग भी ठीक नहीं है और कम नमक का प्रयोग भी ठीक नहीं है। कम नमक का प्रयोग हाइपोनेट्रीमिया का शिकार हो जाइएगा, और अगर ज़्यादा करता है तो उच्च रक्तचाप, हाई बीपी का शिकार हो जाएगा आदमी। उसके साथ साथ शरीर में मोटापा, पानी शरीर ज़्यादा होल्ड करेगा, किडनी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइपोनेट्रीमिया याद रखिएगा, सोडियम का कमी हाइपोनेट्रीमिया कहलाता है, और ये रक्तचाप और जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटासियम का कार्य क्या है? पोटासियम हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान को संचालित करता है। पोटासियम हृदय की धड़कन, हार्ट, अगर किसी का हार्ट अच्छा से काम करे, दिल अच्छा से काम करे, इसके लिए ज़रूरी है कि पोटासियम का लेवल उसके बॉडी में सही होना चाहिए। बाकी कुछ सही होना हो, पोटासियम का लेवल सही रहेगा तो दिल सही काम करेगा, धड़कन ठीक से चलेगा, और नर्व जो है कि उसका सही से संचालित रहेगा। अगर किसी को घबराहट है, अगर किसी का नर्व एकाएक से तेज चलने लगता है, तो इसका मतलब पोटासियम का लेवल उसमें कम या ज़्यादा को इंगित करता है। तो पोटासियम हार्ट से रिलेटेड है, जबकि सोडियम बीपी और बॉडी में वाटर को मेंटेन करने के लिए। लो पोटासियम अगर किसी के शरीर में है तो क्या हो सकता है? अगर किसी के बॉडी में पोटासियम का कमी हो गया तो वो हाइपोकैलमिया का शिकार हो जाएगा। हाइपोकैलमिया का शिकार हो जाएगा। हाइपोकैलमिया का मतलब, हाइपो का मतलब क्या? किसी चीज़ को लो होना, लेवल से कम होना, कैलमिया, हाइपोकैलमिया का शिकार हो जाएगा वो। और हाइपोकैलमिया का शिकार व्यक्ति को क्या मार देता है? पैरालिसिस मार देता है, पैरालाइड हो जाएगा वो पैरालाइड हो जाएगा। इसलिए पोटासियम का लेवल बॉडी में सही होना चाहिए। इसलिए 90% जो दवा है हार्ट से रिलेटेड और जो नर्व से रिलेटेड, उसमें पोटासियम होता है, और जो बीपी से रिलेटेड दवा होता है, माइंड से रिलेटेड जो दवा होता है, उसमें सोडियम बहुत मैटर करता है। सोडियम का लेवल कंपोजिशन दवा में होता है। अब आगे क्वेश्चन है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन न रहे
तब अगर वो मांसपेशी के साथ रिएक्शन करे, प्रतिक्रिया करे, तो क्या बना देगा? तो ग्लूकोज मांसपेशी के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? देखिए, मांसपेशी ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के और मांसपेशी, जैसे ही ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के और मांसपेशी का बात कर दें, तो हम पढ़े हैं या पढ़ लीजिएगा कि मांसपेशियों में दर्द जो होता है लैक्टिक अम्ल की कमी के कारण होता है। हम मांसपेशियों में जो दर्द महसूस करते हैं वो लैक्टिक अम्ल की कमी के कारण करते हैं। तो जैसे ही ग्लूकोज आएगा बिना ऑक्सीजन के और मांसपेशी आ गया, तो मांसपेशियों में कमी लैक्टिक अम्ल के कारण दर्द करता है। तो इसको हम ग्लूकोज को सबसे पहले मांसपेशी से जोड़ेंगे। ग्लूकोज मांसपेशी के साथ बिना ऑक्सीजन के रिएक्शन करेगा, और मांसपेशी जैसे ही हम पढ़ेंगे वैसे ही लैक्टिक अम्ल हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि मांसपेशियों में दर्द लैक्टिक अम्ल की कमी के कारण होता है। तो ग्लूकोज से हम सीधे मांसपेशी की तरफ बढ़ेंगे और मांसपेशी से हमारा सीधे लैक्टिक अम्ल आ जाना चाहिए दिमाग में। तो समझ गए? ग्लूकोज इस क्वेश्चन में, प्रॉपर क्वेश्चन में कर है कि अगर इस क्वेश्चन को दोबारा पूछता है कभी भी किसी एग्जाम में, तो हम सीधे ग्लूकोज से मांसपेशी की तरफ जाएंगे। मांसपेशी हमको जैसे ही दिखेगा हम लैक्टिक अम्ल की तरफ जाएंगे। लैक्टिक अम्ल हमारा दिमाग में, क्यों? लैक्टिक अम्ल की कमी के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक उसी तरह ग्लूकोज आएगा बिना ऑक्सीजन के, तो बैक्टीरिया और ईस्ट हम जैसे ही देखेंगे, ग्लूकोज, बैक्टीरिया और ईस्ट, तो देखिए बैक्टीरिया और ईस्ट से इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है, जिसे एथेनॉल बोलते हैं। तो इथाइल अल्कोहल का मतलब जो अल्कोहल होता है, तो ग्लूकोज बैक्टीरिया और ईस्ट के साथ रिएक्शन करके इथाइल अल्कोहल बना देगा बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है, दोनों में ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा। ग्लूकोज मांसपेशियों तो सीधे लैक्टिक अम्ल, ग्लूकोज बैक्टीरिया और ईस्ट से सीधे इथाइल अल्कोहल। सड़ाता गलाता है, बैक्टीरिया और ईस्ट क्या करेगा? सड़ा गलाएगा तो क्या बनाएगा? इथाइल अल्कोहल बनाएगा, शराब। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के बारे में कह रहा है कि प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज प्रतिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। एक चीज़ और है कि यहाँ इथाइल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH होगा इथाइल अल्कोहल का, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3CH2OH, CH3CH2OH। इथाइल अल्कोहल को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH या C2H5OH। अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप का जो होता है उसके लास्ट में OH लगता है। देखिए, अब है कि एनेलिडा के उत्सर्जन में किस उत्सर्जी अंग, एनेलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। एनेलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग? नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया देखिए, जो हमारे शरीर में किडनी का काम है वही एनेलिडा में नेफ्रिडिया का काम है। तो हमारा किडनी और एनेलिडा का नेफ्रिडिया बराबर काम करता है। मतलब जो हमारे शरीर में किडनी का काम है वही एनेलिडा में उत्सर्जन के लिए जो उसका अपशिष्ट पदार्थ निकालता है शरीर से बाहर, तो उसमें नेफ्रिडिया। तो जो हमारे किडनी का काम है वही एनेलिडा का नेफ्रिडिया का काम है। वो उसका अपशिष्ट पदार्थ निकालता है और किडनी हम लोग अपशिष्ट पदार्थ को छान करके निकालता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार ग्रंथि में होती है? ये कह रहा है कि इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों किसको कहा जाता है? इंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों किसको कहा जाता है? तो ये पैनक्रियाज को कहा जाता है। पैनक्रियाज को दोनों क्यों कहा जाता है? कि पैनक्रियाज जो है कि एक तो पैनक्रियाज सेक्रेट करता है पेट में भोजन को पचाने के लिए, वो छोटी आंत को सेक्रेट करता है अपना बाइल जूस। पैनक्रियाज से जो खाना को पचाने के लिए जो एसिड निकलता है, तो वो एक तो पेट को देता है, वो छोटी आंत को देता है, और दूसरा वो इंसुलिन सीधे ब्लड में भी डोनेट करता है। मतलब सीधे ब्लड में उसका इंसुलिन जाता है। तो एक्सोक्राइन इस केस में कि वो सीधे छोटी आंत में दे रहा है, तो वो बाहरी रूप से दे रहा है, और इंडोक्राइन इस केस में कि वो इंसुलिन को बॉडी में मेंटेन करके रख रहा है। तो वो दोनों तरफ डोनेट करता है। एक तरह से उसका योगदान दोनों में होता है कि पेट में जब खाना पचाने का बारी हो तो भी पैनक्रियाज, अग्नाशय जो कि आपका सक्रिय है, और ब्लड में इंसुलिन का लेवल जब मेंटेन करना हो तो भी वो सक्रिय है। तो इसलिए ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों में आता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो पीयूष ग्रंथि होता है, ये दिमाग, हमारा जो पीछे का जो माइंड है, पीछे का जो पोर्शन है माइंड का, उसके आगे वाले भाग में होता है। मतलब हम जहाँ पे हाथ से छू पाते हैं उसके उस पार, उसके अपोजिट साइड में नीचे में होता है।
इसको मास्टर ग्रंथि कहा इसलिए जाता है क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन को रिलीज और मेंटेन करता है या कंट्रोल करता है। वो बहुत सारा हार्मोन है, उसको आप टाइप करके देख सकते हैं। उसमें है कि आपका हैप्पीनेस, सैडनेस, सेक्स हार्मोन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सब जितना तरह का चीज़ है मैक्सिमम चीज़ को ये कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पीयूष नाम है तो ये मास्टर ग्रंथि है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि बहुतों का मालिक है ये पीयूष ग्रंथि। और ये बहुत हॉट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि 2500 बार आएगा, बार बार आएगा, जितना बार आएगा उतना बार। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, देखिए इस तरह से होता है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग को आप खींच के ऐसे कर दिए, लॉन्ग कर दिए, तो ये पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। तो यही कह रहा है कि इसको खींच करके आप इसको लंबा बना दिए, तो ये क्या हो गया, इस पर प्रत्यानयन बल लग गया। प्रत्यानयन बल मतलब रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन जब इसको फिर से अगर यहाँ पे पकड़े हुए है, कोई खींचे हुए है, इसको अगर फिर से छोड़ देगा तो ये पुनः इसी स्थिति में आ जाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब तक पकड़े हुए हैं तब तक तो ठीक है, जैसे ही छोड़ा जाएगा तो ये वापस इसी मोड में आ जाएगा, वापस इसी मोड में आ जाएगा, इसलिए इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। इंग्लिश में इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ये प्रत्यानयन बल कहते हैं। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। कंपोस्ट है सबसे अच्छा उर्वरक। कंपोस्ट, कंपोस्ट किसको बोलते हैं? जैविक खाद। जैविक खाद जिसमें केमिकली कुछ भी नहीं, सारा चीज ऑर्गेनिक मैटर, सारा चीज पेड़ पौधा पत्ती से बना हुआ हो, मतलब ऑर्गेनिक चीज कुछ भी नहीं जो पौधे के लिए कोई नुकसान न पहुंचाए केमिकली रूप से। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। देखिए, कंफ्यूज नहीं करना है, पेट्रोलियम कभी भी आग्नेय चट्टान में नहीं पाया जाएगा, कोयला कभी भी आग्नेय चट्टान में नहीं पाया जाएगा, कोई भी मिनरल्स कभी भी आग्नेय चट्टान में नहीं पाया जाएगा। इग्निशियस रॉक में कोई चीज नहीं पाया जाएगा, इग्निशियस रॉक में ओनली ग्रेफाइट पाया जाएगा। इग्निशियस रॉक में कोई भी चट्टान नहीं पाया जाएगा। इग्निशियस रॉक में कोई भी मिनरल्स नहीं पाया जाएगा, मतलब पेट्रोलियम हो, कोयला हो, ये सब नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि इतना, जब इग्निशियस रॉक बनता है, आग्नेय चट्टान जब बनता है, तो इतना हीट जनरेट होता है उसमें, इतना हीट रहता है उसमें कि वो जितना भी चीज अगर धरती पर होगा तो सब कुछ जला के राख कर देता है। अगर वो जिस समय आग्नेय चट्टान बन रहा होता है, अगर उस समय कुछ अगर प्रेजेंट भी होगा वहां पे, तो उसको जला के राख कर देता है। इतना हीट होता है, हीट अमाउंट में। ज्वालामुखी से आग्नेय चट्टान बनता है, तो ज्वालामुखी जहाँ निकलता है तो वहां अगर कुछ होगा भी फॉसिल्स, उससे अगर जीवाश्म पाया भी जाएगा तो उसको जला के राख कर देगा। इसलिए एक्सेसिव हीट होने के कारण, इतना गर्म होने के कारण उसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो दिमाग से एकदम निकाल दीजिएगा कि आग्नेय चट्टान में कुछ भी पाया जाता है। खास करके जीवाश्म से रिलेटेड चीज, कोयला हो गया या पेट्रोलियम हो गया या कोई भी मिनरल्स हो गया, कभी नहीं पाया जाएगा आग्नेय चट्टान। इतना हीट होता है कि जला के राख कर देता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है कभी भी आपको। ये अवसादी चट्टान में ही पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आग्नेय चट्टान का रूपांतरित चट्टान है अवसादी चट्टान। जब इस पर वर्षा की बूंदे, हवा, बर्फ से ये पड़ पड़ के उसका रूपांतरित हो जाता है, टूट करके अवसादी चट्टान बन जाती है। तो इसमें 100 साल, 2 साल, 500 सालों तक, 1000 सालों तक कोई चीज दबता है, तो इसमें जाकर के पेट्रोलियम और कोयला पाया जाता है, ना कि आग्नेय चट्टान में। उसमें कभी नहीं पाया जाएगा, हीट के कारण, एक्सेसिव हीट के कारण उसमें कुछ नहीं बचेगा, सब राख हो जाएगा। बाकी अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम, कोयला, कुछ भी पूछे अवसादी चट्टान। गुब्बारों को उड़ाने के लिए हीलियम, क्योंकि सबसे हल्का गैस होता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग, डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनाइल, डीडीटी, डाई क्लोरो, फिर डाई फेनाइल, फिर ट्राई क्लोरो इथिलीन। इसका याद कर लीजिएगा फुल फॉर्म, डाई क्लोरो डाइफेनाइल ट्राई क्लोरो इथिलीन होता है। डीडीटी का सबसे पहला उपयोग कब हुआ था? देखिए, डीडीटी के पीछे एक हिस्ट्री है कि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, तो उस समय क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सैनिक मलेरिया के कारण, और मलेरिया फैल गया, टाइफाइड फैल गया, बैक्टीरिया जनित रोग बहुत ज़्यादा फैल गया था उस समय। और एग्रीकल्चर का फील्ड जो है कि बहुत ज़्यादा, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा कीट कवर कर लिया और बहुत खेतों को तबाही मचा रहा था।
एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। इससे क्या हुआ कि उस समय 1939 में इसको बनाने के लिए स्वीडिश साइंटिस्ट पॉल हार्मन मूलर, वो उस समय डीडीटी का खोज किए थे। और डीडीटी का खोज करने के बाद इसको कीटनाशक के रूप में यूज किया जाने लगा। कीटनाशक का पॉल हार्मन मूलर डीडीटी के आविष्कारक हैं। इसको अमेरिका के द्वारा जो है कि हेलीकॉप्टर से पूरा छिड़काव किया जाने लगा खेतों में। हेलीकॉप्टर बोल रहे हैं, प्लेन से पूरा छिड़काव किया जाने लगा ज़बरदस्त तरीके से। और जो मलेरिया टाइफाइड हो रहा था, सब जगह जगह नाली वालियों में छिड़काव किया जाने लगा। इससे नियंत्रण तो आया, कंट्रोल आया, बहुत बड़े स्तर पर कंट्रोल आया। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई चीज़ कीट को मारा, ये जो पेस्टिसाइड्स था, खेत में मार दिया कीट को, या कहीं पे भी मारा, खेत में मारा तो वहीं पर रह गया, वो मारा तो वहीं रह गया ना, उसी मिट्टी में मिल गया, उसी के ऊपर चिपका रह गया। तो इससे क्या हुआ कि जब बड़े लेवल पर मवेशी लोग जा करके फिर उस खेत में घास उस खाते थे, तो उसके कारण से क्या हुआ कि वो मरा हुआ कीट इनके बॉडी में आने लगा और फिर इनको हार्म पहुंचाने लगा। तो इससे फिर पशुओं की मौत होने लगी, आदमी में तरह तरह की बीमारी आने लगा, कैंसर आने लगा, आदमी में वो पेस्टिसाइड्स का खाना घुसने लगा शरीर में, तो दुष्परिणाम देखा जाने लगा। तो फिर इसका एक बड़े स्तर पे था कि एक परेशानी ने दूसरे परेशानी को, एक परेशानी खत्म हुआ, दूसरा परेशानी जन्म लिया कि पेस्टिसाइड्स के कारण मनुष्यों और जानवरों में बेवजह बीमारियां फैल रही है। तो फिर इसका जो है कि ये अलग तनाव बन गया कि अब क्या किया जाए इसके ऊपर, जो है कि पेस्टिसाइड्स के ऊपर। तो अमेरिका तो पेस्टिसाइड्स को बैन किया 1972 ईस्वी में, बैन किया, मतलब 1984 1984 ईस्वी में बैन किया। वो कंप्लीटली 1984 ईस्वी में बैन किया था अमेरिका। लेकिन उसको समझने में बहुत समय लग गया कि डीडीटी का प्रयोग जो है कि वहाँ के अखबार लगातार इस चीज़ को निकालते रहते थे कि इसका क्या दुष्परिणाम है। लेकिन अमेरिका इस चीज़ को बहुत समझने में धीरे धीरे उसके तरफ समझ रहा था कि क्या है नहीं है। लेकिन वो फिर डिसाइड किया कि फाइनली कि इसको क्लोज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए इसको। और अमेरिका में आज डीडीटी का बैन बैन है, कोई यूज नहीं कर सकता है। बहुत सारा कंट्री, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ये सब बैन है। इंग्लैंड, ब्रिटेन में सब में बंद है, डीडीटी यूज नहीं कर सकते। अब हमारा भारत के बारे में बात करते हैं कि भारत में क्या कंडीशन है इसका, डीडीटी का। तो 1972 ईस्वी में भारत में बैन कर दिया गया। लेकिन इंडिया में अगर कोई चीज़ बैन होता है तो बैन होता नहीं है, उसका दाम बढ़ जाता है। इंडिया में अगर कोई चीज़ बैन हुआ तो उसका मतलब ये होता है, इंडिया में या बिहार में कोई चीज़ बैन हुआ, उसका मतलब कि उसका रेट बढ़ गया, उसका रेट बढ़कर फिर मिलने लगता है, चोरी छुपे बिकने लगता है, इलीगल तरीके से बिकने लगता है, उसका रेट हाई हो जाता है। लेकिन बंद नहीं होता। 1972 में बंद किया गया था, लेकिन चोरी छुपे रूप से इंडिया में यूज होता रहा पेस्टिसाइड्स को। और 29 में इधर आखिरकार 29 में 2023 ईस्वी को, 29 में 2023 ईस्वी को भारत सरकार के स्वास्थ्य विकास मंत्रालय ने कहा कि इसका प्रयोग सिर्फ हम करेंगे, इसका प्रयोग सिर्फ सरकार करेगा। किस लिए करेगा? सरकार को जरूरत होगा कि किसी क्षेत्र में कीड़ा मकोड़ा की संख्या ज़्यादा हो गया, पेस्टिसाइड का ज़्यादा हो गया नालियों में, तो हम इसका उपयोग करेंगे। सरकार सामाजिक विकास के लिए सिर्फ जहाँ पे जरूरत रहेगा वहाँ पे यूज करेगी, और आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। और अब भारत में ये पूर्णतः बैन है, सिर्फ सरकार यूज कर सकती है जरूरत पड़ने पर। कौन? आपका स्वास्थ्य विकास मंत्रालय इसका यूज कर सकते हैं। 29 में 2023 से पूर्णतः डीडीटी बैन कर दिया गया। डीडीटी के ऊपर एक रिचल कैलर करके एक राइटर है, वो किताब लिखी हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो किताब लिखी हैं। स्प्रिंग, रिचल कैलर करके हैं, किताब का नाम नहीं याद है, स्प्रिंग कुछ करके, स्प्रिंग करके कुछ बुक का नाम उनका। वो इन्वायरमेंटलिस्ट है, उस पर लिखी है कि उसका डॉक्यूमेंट्री है 2 घंटा का, सिर्फ डीडीटी के ऊपर। तो डीडीटी के ऊपर 2 घंटे का डॉक्यूमेंट्री है उनका, और ये बंद हो गया है। ठीक चीज़ नहीं था, इससे दिक्कत हो रहा था। इससे वो लोग भी मर रहे थे जो कि बेनिफिशियल थे हमारे इन्वायरमेंट के लिए। जैसे कीटनाशक पतंगे तो बेनिफिशियल नहीं थे, लेकिन वो लोग भी मर रहे थे जो बेनिफिशियल थे हमारे लिए, इसलिए उसको बैन कर दिया गया। अब डीडीटी का कोई प्रयोग नहीं है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया कब बैन किया, 29 में 2023 को बैन किया है, और इसका प्रयोग कौन से कर सकता है? तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। डीडीटी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। पॉल हार्मन मूलर इसका खोज करते थे।
इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल का मतलब होता है शराब, दारू। दारू पीने से क्या होगा? लीवर खराब होगा। इथेनॉल का मतलब शराब, सिंपल भाषा में शराब से लीवर। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? सभी अम्लों में मतलब एसिड में, कोई भी एसिड है, एसिड का नाम होता है H2SO4, HCl, HNO3, H2SO4, HCl, HNO3, सब में हाइड्रोजन होता है। एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन होगा ही होगा। तो इसीलिए पूछ रहा है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ, मतलब एसिड है तो हाइड्रोजन होगा ही होगा। और हाइड्रोजन का फॉर्मूला H नहीं होता, H2 होता है। ठीक है, H2 होता है। जैसे ऑक्सीजन O नहीं, हमेशा O2 में साथ में आता है। आग लगने उससे तथा फैलने से सबसे कम, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती कपड़ा में, नायलॉन में सबसे ज़्यादा, प्लास्टिक टाइप के कपड़ा में सबसे ज़्यादा होता है संभावना, सबसे कम सूती कपड़ा। सूती कपड़ा पहन करके, सूती कपड़ा क्यों? हीट का ऑब्जॉर्बेंट होता है, गर्मी को सोखता है, इसलिए जल्दी आग नहीं लगता सूती कपड़ा में, हीट को ऑब्जर्व करता है, इसलिए गर्मियों में भी सूती कपड़ा पहन के चलना चाहिए। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आयरन। हरा सब्जी में, ग्रीन वेजिटेबल्स में आयरन सबसे ज़्यादा। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि गैसोलीन कहते किसको? गैसोहॉल क्या है? गैसोहॉल को आप मानिए कि गैसोहॉल होता है मिक्सचर, नाम में लगा है हॉल, तो हॉल का मतलब कि एक डब्बा है, उसमें हम किसी दो चीज़ को मिला के डालते हैं। तो गैसोलीन सिंपल भाषा में पेट्रोल को कहते हैं, नॉर्मल भाषा में गैसोलीन को पेट्रोल कहते हैं, फ्यूल कहते हैं, फ्यूल्स कहते हैं ईंधन। तो पेट्रोल मान के चलिए, आप यही जानिए गैसोलीन का मतलब पेट्रोल। तो पेट्रोल में जब इथाइल अल्कोहल मतलब एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल वही C2H5OH, CH3CH2OH, C2H5OH या CH3CH2OH, तो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल कहिए, तो गैसोलीन में इथेनॉल को मिला देंगे तो गैसोहॉल बन जाता है। इसको इस तरह से याद रखना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना।